नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों में हिंदी में आए हुए सब क्वेश्चन है, उन्हीं सबको संगठित किया गया है और वही सब सोल्व कराए जा रहे हैं। तो अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब आधुनिक हिंदी पर आधारित है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, याद रखना। तो आपको याद रखना कि हमारी पूरी वर्णमाला, पूरी वर्णमाला, हमारी पूरी वर्णमाला क्या है, पुल्लिंग है। क्या हमारी पूरी वर्णमाला पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में आते हैं 3 शब्द, और 3 शब्द कौन से हैं, दोनों तो ई आ जाती है और एक री आ जाता है। ये अपवाद है, अपवाद वाले शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी पूरी वर्णमाला कोई भी वर्ण पूछा जाए हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वरों के वर्गीकरण में नहीं आता। कौन सा शब्द है जो स्वरों के वर्गीकरण में नहीं आता। तो ह्रस्व तो आता है, क्योंकि ह्रस्व स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर भी होते हैं, 4 होते हैं, संयुक्त स्वर की संख्या पता है। प्लुत स्वर भी होते हैं, ये भी सही है। तो क्या नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी नहीं आता, क्योंकि कभी भी 2 स्वर एक साथ नहीं आते। स्वर कभी भी द्वित नहीं होते, द्वित हमेशा व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रखना। कौन सा भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में गलत जोड़े का चयन करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा तत्सम तद्भव सा क्वेश्चन पूछा गया, और कौन सा जोड़ा आपका गलत है। क्या बह का असो होता है, क्या कौन का कापुन होता है, क्या का किम होता है, और यब का जब होता है। कौन सा हमारा गलत जोड़ा है। तो देखो, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बह का तत्सम हमारा असो ही होता है, बिल्कुल सही है। कौन का कापुन होता है, क्या का किम होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। गलत जोड़े का चयन करना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगर पूछा जाए यब का क्या होता है, तो ये जो होता है। उसके बाद जब का क्या होता है, तो जब का होता है यदा। अब देखो, ये हमारे तत्सम तद्भव सा क्वेश्चन था, अगर ये आपका गलत हुआ है तो बहुत गलत बात है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और अब थोड़े लेटेस्ट हो गए हैं। अब ये देखो, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से अपने आप को अपडेट रखो, प्रैक्टिस करो, अच्छी किताबें पढ़ो, तभी कुछ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताना। चरण कमल बंदो हरिराई 1000 बार आया होगा क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस की होगी आपने उड़ा दिया होगा। तो पहले तो याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना, सजावट करना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है, अलंकार के संस्थापक किसे बोला गया है। अलंकार के संस्थापक, तो अलंकार के संस्थापक आते हैं आचार्य बामन। आचार्य बामन को अलंकार का संस्थापक बोला गया है। जबकि अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम, जिन्होंने शुद्ध परिभाषा दी है, उनका भी नाम याद रखना, आचार्य दंडी। ठीक है, याद रखना। अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है, आचार्य दंडी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, अलंकारवादी कवि किसे बोला जाता है, अलंकारवादी कवि। तो अलंकारवादी कवि बोला जाता है केशव दास को। किसे बोला जाता है, केशव दास को। केशव दास को ही अलंकार का सम्राट बोला गया है, इन्हें अलंकार का सुल्तान बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना, अलंकार का सम्राट या अलंकार का सुल्तान किसे बोला गया, केशव दास को बोला गया है। अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, चरण कमल बंदो हरिराई में जो हमारा अलंकार हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको लेटेस्ट चीजें जो याद रखना है, पूछा जाता है रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सडग रूपक अलंकार, दूसरा होता है निडग रूपक अलंकार, और तीसरा होता है पारंपरिक रूपक अलंकार।
तो रूपक अलंकार के भेद है पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है षडग और निडग किसके अंग है, तो कहना रूपक अलंकार के। उसके बाद पूछा जाता है श्लेष अलंकार के भेद, क्योंकि श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक शब्द एक बार आए उसके अनेक अर्थों कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला होता है सैभंग और दूसरा होता है एभंग। सैभंग एभंग किसके भेद है, तो बताना श्लेष अलंकार के। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार जो हमारा दिया गया है, पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसके तीन भेद होते हैं, क्योंकि इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, मानो मने हूं जानो जन हूं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। आपको याद रखना कितने भेद होते हैं, तीन। कौन कौन सा होता है, पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, क्योंकि वस्तु से तुलना की जाती है। दूसरा होता है हेतु, ये भी उत्प्रेक्षा का अंग है। उसके बाद जो होता है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है फलो। तो याद रखना वस्तु हेतु और फलो किसके भेद है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद जो दिया गया है रूपक अलंकार, हो गया कंप्लीट। उपमा अलंकार, अब देखो जो आपको याद रखना पूछा जाए उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं। अगर भेद की बात कर लेते हैं तो तीन होते हैं। तीन भेद कौन कौन से होते हैं, तो ये याद रखना जो हमारा उपमा अलंकार है इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण मतलब कंप्लीट। दूसरा होता है लुप्त उपमा और तीसरा होता है मालो उपमा, मा और लुप्त उपमा। तो उपमा अलंकार के भेद तीन होते हैं, जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है उपमा अलंकार के, ये याद रखना कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। अगर पूछा जाए अंग तो बताना अंग होते हैं चार। कितने अंग होते हैं, चार। पहला उपमेय होता है, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और उसके बाद होते हैं वाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह। ठीक है, तो उपमा अलंकार से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो अंग पूछे जाते हैं और भैया भेद पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद रखना है। चरण कमल बंधुआर्याय में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, 1000 बार एग्जाम में ये आ चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं जो हमारा दिया गया है, समय पूछने का बोध किस कारक में होता है। कारक सा क्वेश्चन है, समय पूछने का बोध किस में होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, आसान क्वेश्चन है, कई बार ये भी आ चुका है। देखो अगर कभी बात होती है कोई चीज मांगने की, कोई चीज मांगते हैं, मांगने के बाद वो वापस दी जाती है, मतलब उधार ली गई, तो कर्म कारक में होती है। किसी को कोई दंड देना है, जैसे सोहन ने मोहन को दंड दिया, कर्म कारक हो जाएगा। कोई चीज बात कर लेते हैं चारों ओर, जिसे सर्वाहत बोलते हैं, जैसे गांव के चारों ओर वन है या गांव के चारों ओर नदी है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो मांगना, दंड देना और चारों ओर की बात होगी, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन समय पूछने का बोध इसमें नहीं होता। तो समय पूछने का बोध किस में होता है, तो बताना कर्म कारक में समय पूछने का बोध होता है, समय बताया जाता है। जैसे 8 बजे से पढ़ना है, किस बजे किस समय से, 8 बजे से पढ़ना, एक समय का बोध हुआ है, तो समय का बोध किस में होता है, कर्म कारक में होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संप्रदाय कारक में सभी को पता है कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है। ठीक है, जबकि वापस लेने की उम्मीद किसमें, कर्म कारक में होती है। अधिकरण में क्या होता है, अधिकार हो जाता है, और किसका प्रयोग किया जाता है, शब्दों का, में और पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, समय पूछने का वो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपभ्रंश का कार्यकाल माना जाता है। अपभ्रंश का कार्यकाल क्या माना जाता है। अपभ्रंश के बारे में जो आपको चीजें जानकारी याद रखनी है, अपभ्रंश को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उकार बहुला बोला जाता है। उकार बहुला बोला जाता है, किसे बोला जाता है, उकार बहुला, वरना अपभ्रंश को बोला जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, अर्थात कोई चीज जो खंडित अवस्था में पड़ी होती है उसे सबको एक साथ जोड़ देना, उसे अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश की परिभाषा देने वाले व्यक्ति, किस व्यक्ति ने अपभ्रंश की परिभाषा दी है, तो याद रखना आचार्य ब्याली। आचार्य ब्याली व्यक्ति हैं जिन्होंने अपभ्रंश की परिभाषा दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। डायरेक्टर सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, हिंदी भाषा का
विकास किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास हमारा अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है अपभ्रंश का कार्यकाल पूछा गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश का कार्यकाल क्या होता है? तो अपभ्रंश का कार्यकाल होता है, याद रखना, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो दिया गया है 7 और 8 दोनों क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया गया पहले 7 देखते हैं, मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होगा? मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मूर्ख का स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है? मूर्खा होता है। मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, मूर्खा होता है। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट, आगे क्या दिया? गलत वचन का चयन करो, अर्थात ऐसा वचन जो हमारा गलत दिया गया है। जैसे कवि है, तो कवि का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या कवि वृंद होगा? हाँ, ये तो सही है। तो हमें इसमें बताना गलत का चयन, कौन सा? कवि का कवि वृंद, देव का देवगण, उसके बाद अधिकारी का अधिकारीगण और गुरु का गुरुजन। तो कौन सा रूप है हमारा, कौन सा वचन के आधार पर हमारा जोड़ा गलत होगा, ये हमें बताना है। देखो, कवि का बहुवचन कविगण होता है, देव का देवगण, कवि का कवि वृंद होता है, देव का देवगण होता है, अधिकारी का अधिकारी गण नहीं होता, अधिकारी वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि गुरु का बहुवचन क्या होता है? गुरुजन होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 और 10 दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन दिया गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, या मैं अपने आप वस्त्र पहन लेता हूं, अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, अपने आप वस्त्र धो लेता हूं, कुछ भी होता, कुल मिलाकर कहानी अपने आप हो रही है। और जब अपने आप की कहानी होती है तो हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाता है? ये हो जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? तो जो होता है सबके नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ऐसा नाम जो सभी के नामों के स्थान पर आ जाए, क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? तो बताना सर, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। जबकि सर्वनाम की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। उसके बाद पूछा जाता है सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? तो बताना, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला कारक होता है संबोधन कारक, वो हम अपना सर्वनाम में काउंट नहीं करते। तो कारक कितने होते हैं सर्वनाम में? बताना सर, 7 होते हैं। और यहां अपनी निजी बात थी, स्वयं की बात थी, तो क्या हो जाएगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं सर 8। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो बताना 8 होते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये वाक्य भेद से पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, आपने सुना होगा वाक्य भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बताना 2 भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। जब रचना के आधार पर पूछे जाते हैं तो वाक्य भेद 3 होते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये पढ़ रखे होंगे आपने। अर्थ के आधार पर इसी तरह से होते हैं, 8 होते हैं। और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इसमें कौन सा आधार है? बताओ, क्या इसमें कोई संदेह की बात है? तो संदेह नहीं होगा, काट दो। क्या इसमें कोई इच्छा दर्शाई है? नहीं दर्शाई है। आज्ञा दी है? नहीं दी है। तो क्या है? संकेत, इशारा दिया है और बताया है, यदि आप हमें बुलाते या आप हमें बुलाते हम अवश्य आ जाते, यह हमने आपको संकेत किया है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं 11, निम्नलिखित में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पदबंध का भेद नहीं है। बताओ, कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? जो पद को बांधे रखते हैं, पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? याद रखना। पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण पदबंध। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों तो एक साथ आते भी हैं। उसके बाद होता है क्रिया पदबंध, और लास्ट होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध।
तो अब आप देख लो कौन सा भेद नहीं होता। पदबंध के 5 भेद होते हैं, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में पदबंध का भेद नहीं है, कहना अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। तो कितने भेद होते हैं, कहना 5 ये होते हैं और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस अगर पीछे की होगी तो ये सब उड़ा दिए गए हैं, सब समझाए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मीरा जोर से हंसी, वाक्य में क्रिया बताएंगे। मीरा जोर से हंसी में कौन सी क्रिया होगी? क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है धातु। क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, धातु के भी याद रखना 2 भेद होते हैं। पहला होता है मौलिक, जो अपनी मूल अवस्था में रहे, अर्थात जिसमें बदलाव ना किया जाए। दूसरा होता है यौगिक, अर्थात जो योग के कारण बदल जाए। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के नहीं, धातु के 2 भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। और क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है धातु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो 2 होते हैं क्रिया के। पहला क्या होता है? अकर्मक, ठीक है, अर्थात बिना कर्म के। दूसरा होता है सकर्मक, अर्थात कर्म के साथ। और यहां पूछा है हंसी जो क्रिया है, इसमें हमारा कौन सा भेद होगा? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्वितीय कर्म है? तो प्रेरणार्थक क्रिया तो नहीं होनी, ये वो होती है जो हम दूसरे से करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, क्या है? द्विकर्मक भी नहीं होनी, क्योंकि 2 कर्म नहीं है। क्या और किससे आंसर नहीं मिलेगा? या तो ये अकर्मक है और ये या सकर्मक है। ठीक है, अब आप हंसी शब्द से क्या सा प्रश्न कर लो। अगर आपको उत्तर मिला, आंसर मिला तो सकर्मक हो जाएगा, और नहीं मिला तो आपको अकर्मक हो जाएगा। और इसमें उत्तर नहीं मिलेगा तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, मीरा जोर से हंसी या धीरे से हंसी, कैसे ही हंसी, क्रिया क्या हो जाएगी? हंसने में अकर्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? कारक का क्वेश्चन है, अपने आप आपको करना है, आपको उड़ा देना है। राम सीता से सुंदर है, तुलना कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? तुलना कर दी गई है। बस यही तो हमें ढूंढना था कि तुलना कौन से कारक में होती है। आप ढूंढो किस कारक में तुलना का बोध किया जाता है। डर, दूरी, लज्जा, शर्म, तुलना, सब क्या हो जाएगा? अपवादांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है? व्यंजन के बारे में याद रखना। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में हल बोला गया है व्यंजनों को। अन्य नाम क्या है? इसे परतंत्र भी बोलते हैं व्यंजनों को। ठीक है, कितने भेद होते हैं व्यंजनों के? तो सर 3 भेद होते हैं। अब यहां क्या पूछा है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। जैसा हमारा है, ये कौन सा हमारा? ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। जो हमारा डी दिया गया है, ये भी उष्म संघर्षी व्यंजन है। रे हमारा अंतस्थ व्यंजन है। एक ही बचा है जे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन है ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है? ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट है ये, याद रखना। कौन सा ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग नहीं है या किसमें नहीं किया गया है, या कौन सा हमारा गलत है, याद रखना। तो पहले जो दिया गया है हमारा निर्देशक, ये होता हमारा ब्राह्म चिन्ह निर्देशक। उसके बाद जो दिया गया है लाघव, किसी वस्तु को छोटा करने के लिए इस तरह से लगा देते हैं, जैसे हम पूरा लिखते हैं संघ लोक सेवा आयोग या अनुच्छेद, उसके बाद में लगा देते हैं, ये हमारा लाघव होता है। विवरण किसी चीज का विवरण देने के लिए होता है, तो कौन सा नहीं होता? उपदेशक हमारा ब्राह्म चिन्ह नहीं होता। अब देखो ब्राह्म चिन्ह के बारे में याद रखना। ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। क्षण भर का ठहराव क्या होता है? ब्राह्म चिन्ह कहलाता है। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। अगर ये पूछा जाए किस व्यक्ति ने ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामताजी प्रसाद। कामताजी प्रसाद द्वारा ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि पूर्ण विराम जो होता है हमारा, जो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है। ठीक है,
और याद रखना है एक शब्द होता है हमारा, एक विराम चिन्ह होता है योजक विराम चिन्ह, जो ये होता है, इसका प्रयोग हम संस्कृत में नहीं करते। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं करते, किसका संस्कृत में नहीं करते, दोनों क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1000 बार आया है, आपको बताना है मां का तत्सम क्या होगा। बिल्कुल दिए गए हैं। अब देखो मां का तत्सम मैं बता देता हूं, मात्रक नहीं होगा, अम्मा नहीं होगा, इसी दो में से होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। तो मां का जो तत्सम होता है ये होता है हमारा माता। ठीक है, क्या होता है, माता होता है। क्वेश्चन देखो आगे जो दिया गया है, चाकू शब्द का बहुवचन बनाना है, क्या बनता है, तो नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा, चाकू का चाकू ही हो जाएगा, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। अब देखो कितना अच्छा लिखा, बिल्कुल परिभाषा 1000 बार आएगी, याद रखना, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना चले, मतलब कहां से उत्पन्न हुए, जिन शब्दों का पता ना चले, उसे क्या कहते हैं, कहना उसे देशज कहते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, जैसे डिबिया, लोटा, ये शब्द क्या है हमारे देशज शब्द। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। इसमें लिखा है आचार्य ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, या आचार्यों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये वाक्य भेद बताना में कौन सा हमारा वाक्य भेद होगा, किसके आधार पर पूछा, संरचना के आधार पर। पहले तो आपको याद रखना संरचना के आधार पर हमारे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो संरचना इसे ही बोलते हैं हम रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद दिए गए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं हमारे 3। ठीक है, पहला क्या होता है, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। तो संरचना या रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, अब ये जो सरल, संयुक्त, मिश्र होते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसा अभी भी पूछा है, इसमें पूछ लिया। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, कौन सा होगा, आप एक बार समझो, हमेशा के लिए समझ जाना। सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में होता है कर्ता जो होते हैं हमारे, कर्ता, जैसे सोहन, मोहन, गौरव, सौरभ, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, कितने भी कर्ता हो सकते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही होगी। जैसे कर्ता 1000 हो सकते हैं, सोहन, मोहन, गौरव, सौरभ सब पढ़ने जाते हैं, तो सोहन, मोहन, गौरव, सौरभ करता है, लेकिन जाते कहां पढ़ने, क्रिया क्या होगी, एक ही होगी। सरल वाक्य की परिभाषा है, ये याद रखना। संयुक्त में क्या होता है, तो संयुक्त में याद रखना 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। परिभाषा पूछी जाती है 2 स्वतंत्र वाक्य। ठीक है, किसमें होते, तो कहना संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। और पहचान के लिए क्या क्या आता है इसमें, जैसे और शब्द आएगा, उसके बाद किंतु, परंतु, तो, नहीं तो, ऐसे शब्द आते हैं, या शब्द दिया जाएगा। मिश्र में क्या होता है, मिश्र की परिभाषा याद रखना, इसमें 2 वाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, और मिश्र वाक्य की परिभाषा पूछी गई है कई बार, क्या होती है, तो कहना इसमें 2 वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जबकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य होंगे और दोनों स्वतंत्र होंगे, ये अंतर है दोनों में, आप समझ जाओ। और मिश्र वाक्य में आता क्या है पहचान के लिए, अगर ये भी ना पहचान कर पाओ तो याद रखना की आएगा, शब्द वाक्यों के 2 क्रियाओं के बीच में की, उसके बाद आएगा वह, उसके बाद आएगा उसे, और अन्य आएंगे सभी ज्य वाले शब्द, जैसे जब, जब और तब एक साथ, जब तब, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, ये शब्द इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में देखो यहां पर की दिया गया है और ऊपर भी आपका की दिया गया है, आप कर भी सकते हो। आचार्य ने कहा की, और की देखते ही हम क्या लगा देंगे अपना, मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है अमित और अमित शब्द का सही अर्थ बताना है, इनका शब्द अर्थ क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध रूप क्या होगा। तो पहले जो दिया गया अमित,
इसका होता है बहुत ज्यादा, जो बहुता होता है, और अमित का होता है शत्रु। ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द युग्म से क्वेश्चन आते हैं, ये हिंदी की जान होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21, और इसमें पूछा अधिवास, जो हमारा अधिवास होता है, रहने का स्थान, उसे क्या बोलते हैं? हमारा अधिवास जो होता है उसे बोलते हैं हम डोमिसाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 और 23, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द है जो आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं दिया गया है? ब्रह्मा, परमात्मा, सूर्य या चक्र? तो आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, बताना कौन सा नहीं होता? डी हो जाएगा, चक्र नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट, मित्र, दोस्त, फ्रेंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन दिया गया है संगी, मीत, सैपक्ष या मग। तो आपको याद रखना, मित्र के जो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक होता है सहचर, सहचर, साथ चलने वाला है, चलने वाला। उसके बाद होता है साथी, ये तो पता ही है, बिल्कुल आसान है, साथी होगा। उसके बाद दोस्त, उसके बाद होता है सखा, एक सखी होती है, ये सखा होता है। उसके बाद होता है सहृदय, ये याद रखना है, सहृदय। ठीक है, उसके बाद और जो होते हैं संगी, उसके बाद मीत, उसके बाद होता है सैपक्ष, मतलब अपने ही पक्ष का, क्योंकि विपक्ष हो जाता है दूसरे पक्ष का। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? मग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 भी देखेंगे। पहले 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद से क्वेश्चन है और इसमें पूछा है सही संधि विच्छेद बताइए। संधि के बारे में जो आपको याद रखना, कितने भेद होते हैं संधि के? तो बताना, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताना सर 5 होते हैं स्वर संधि के, जबकि संधि के 3 हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, जबकि संधि के कितने होते हैं? 3 होते हैं। और यहां पूछा गया है कौन सा सही है संधि विच्छेद में? क्या दिया गया है? अंतः, धन, निहित, अंतर्निहित, उसके बाद पुनः, धन गठन, पुनर्गठन, उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट प्रातः, धन, अर्चना, प्रातः, धन, अर्चना, प्रातः, अर्चना, यह दिया गया है सभी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें क्या दिया गया है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान, देखो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उस समास को क्या कहते हैं? कितने भेद होते हैं, कितने पद होते हैं समास के? तो 2 पद होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। कितने पद होते हैं अगर पूछा जाए तो बताना, 2 पद होते हैं। कौन सा? पहला पूर्व पद और दूसरा होता उत्तर। उत्तर होता बाद का, पूर्व होता पहला। ऐसा समास बताना है, ठीक है, जिसमें पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। पूर्व पद क्या हो? विशेषण, और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा दी गई है? तो बताना, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप ही को बताना है, जो आपके लिए गिव अवे है, आपको बताना है बहुब्री समास के कितने भेद होते हैं, उसके बाद द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ढंग से, मतलब व्यवस्थित रूप से पढ़ो, जो गलत ना हो। आपको बहुब्री और द्वंद्व समास के भेद बताने, ये आपके लिए गिव अवे है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।